अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। मुल्क में सियासतदान तो पहले से ही दस्तोगरीबा थे, जिससे गुज़श्ता एक बरस के दौरान सियासी बहरान जारी था, लेकिन इस सियासी बहरान को हल करते करते अब अदलिया भी बाकायदा बहरान का शिकार है। बहरान इस कदर बढ़ चुका है कि अब ऐसा महसूस होने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर दो मुतवाज़ी अदालतें कायम होना शुरू हो चुकी हैं। जजेस बराह रास्त एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ केसेस की समाअत के दौरान ऑर्डर पास कर रहे हैं। कल एक ऐसा ही ऑर्डर जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच की जानिब से जारी किया गया, जिसमें अदालत उज़्मा के नए रूल्स बनाने तक आर्टिकल 184(3) के तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस शाहिद तौहीद ने फैसले से इख्तलाफ किया। काजी फायजीसा ने फैसले में लिखा कि 184(3) के तहत मुकदमात में अपील का हक नहीं है। आज खुद नोटिस लिए जाने और मुकर्रर करने का कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और 16 जजेस पर मुश्तमिल होती है। अकेले चीफ जस्टिस 16 जजेस की विजडम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस ज़मीन में रूल्स बनाने का इख्तियार हासिल है। जब तक आइन के आर्टिकल्स 191 के तहत रूल्स नहीं बनते हैं, ऐसी तमाम जारी समातें रोक दी जाएं। यह फैसला मेडिकल कॉलेजेस में हुफ़ाज को इजाफी नंबर्स देने के आज खुद नोटिस केस में सुनाया गया, जिसमें जस्टिस शाहिद तौहीद ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफ लिखा और कहा कि जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले से इत्तफाक नहीं करता। आज खुद नोटिस में वो बातें ज़ेरे बहस लाई गई हैं जो केस का हिस्सा ही नहीं थी। बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। मौजूदा खुसूसी बेंच भी कानून के मुताबिक तश्कील दिया गया। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस केस नंबर 2022/4 में करार दे चुकी कि चीफ जस्टिस ही बेंचेस बनाने का इख्तियार रखते हैं। जजेस बेंच की तश्कील पर एतराज नहीं उठा सकते। अगर जजेस को बेंच की तश्कील पर एतराज था तो वो केस सुनने से माजरत कर सकते थे। 3 रुकनी बेंच की ऑर्डर कल शाम सामने आने के बाद इसके असरात आज कोर्ट में सामने उस वक्त आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस अमीनुद्दीन ने 2 सूबों में इंतखाबात मुलतवी करने का केस सुनने से माजरत कर ली। इस तरह वो बेंच टूट गया। सुबह समाअत के 5 जजेस साहिबान आए तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान कुछ कहना चाहते हैं। इस मौके पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने केस सुनने से माजरत कर ली। जस्टिस अमीन ने बताया कि जब एक ऑर्डर पास हो चुका है तो केस नहीं सुन सकते। जस्टिस अमीनुद्दीन के बात करने के बाद बेंच कोर्ट रूम से चला गया। इस तरह यह बेंच टूट गया और उम्मीद थी कि अब कोई नया बेंच तश्कील दिया जाएगा, लेकिन अदालती वक्त खत्म होने के बाद अदालती अमले की जानिब से बताया गया कि आज खुद नोटिस केस की समाअत कल जारी रहेगी और इसी नामुकम्मल बेंच के सामने यह केस पेश किया जाएगा। यानी अब केस की समाअत 4 रुकनी बेंच करेगा। आज इस केस की समाअत सुनने के लिए वजीर दफा ख्वाजा आसिफ अदालत में मौजूद थे, जिन्होंने समाअत से कबल मीडिया से गुफ्तगू की और अदालत में होने वाली मुबैना सियासत के बारे में बात की और कहा कि अदलिया अपने तर्ज अमल और फैसलों से पहचानी जाती है। सियासत इन इदारों में ना दाखिल होने दे जिनके हाथ में तराजू है। सियासत इस साथ वाली बिल्डिंग में रहने दे जिसमें मैं होता हूं। अगर आज मरियम नवाज कहती है कि पलड़े बराबर रखो तो याद दहानी करा रही है कि पलड़े बराबर रहने चाहिए। इस इमारत के बाहर जो है बराबर पलड़े लगे हुए हैं, लेकिन जो अंदर होता रहा है वजीर आजम जो है टारगेट किया जाता है उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर। क्या ये पलड़े बराबर है? तारीख बताती है और ये तारीख को अगर इन्होंने दुरुस्त करना है तो फिर जो है आज इस इमारत के अंदर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ जो जज साहिबान है उन पे ये फर्ज आयद करता है, आइन फर्ज आयद करता है, उनका ओहदा फर्ज आयद करता है कि पलड़े बराबर हैं। दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी भारी अक्सरियत से मंजूर हो गया है। इजलास में वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ऐवान में पेश करने की तहरीक जमा कराई। सेनेट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कायमा कमेटी के सपुर्द करने की ऑपोजिशन की तहरीक मुस्तरद कर दी गई और बिल फौरी तौर पर मंजूर करने की तहरीक मंजूर की गई, जिसके बाद बिल पर वोटिंग हुई। बिल को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल के हक में 60 और मुखालिफत में 19 वोट आए। आज बिल पेश करते हुए वफाकी वजीर कानून का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बराबर हैं। इदारे को मजबूत करने के लिए शख्सियत को मजबूत करने की बजाय निजाम को मजबूत किया जाए। जबकि कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम का कहना था कि आपसे आटे की लाइन नहीं बनती, आप चले सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाने। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाना बिलवास्ता हमला है कि ये फ़र्द वाहिद का इख्तियार नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठे तो ये एक कमेटी तजवीज़ की गई है। सर, सुप्रीम कोर्ट में जो अभी लीडर ऑफ अपोजिशन ने बात की कि जो 17 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो सब इक्वल हैं, चीफ जस्टिस जो हैं वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स हैं और इदारे को चलाने के लिए मेरे ख्याल में इज्तिमाई सोच ही बुनियाद रखती है और वो इज्तिमाई सोच ही इदारों को आगे लेके चलती है। अगर आप इदारों को मजबूत करना चाहते हैं तो फिर शख्सियत को मजबूत करने की बजाय निज़ाम को मजबूत करें ताकि इदारा डिलीवर कर सके। कि ये इस्लाहात का बिल नहीं है, ये मफादात का बिल है। ये इनके सियासी और इनके जाती मफादात का बिल है। 100% पर्सनल
पैसिफिक कानून लेकर आ रहे हैं। ये इस पार्लियामेंट के साथ पहले भी करते रहे हैं। यहाँ नैब लॉज भी इसी तरह आए थे, जिसको हम NRO 2 कहते हैं। यहाँ पर EVM को भी इसी तरह इन्होंने रोन दिया था। सेनेट में इस बिल पर पीटीआई के सेनेटर अली जफर, जो खुद नोटिस केस में वकील भी हैं, उन्होंने एतराज करते हुए कहा कि क्या हम आईनी तरमीम के बगैर 184(3) में तरमीम कर सकते हैं? 184(3) में सिर्फ आईनी तरमीम की जा सकती है। आप ऐसे कानून पास करेंगे तो आइंदा 15 रोज में यह कानून कलअदम करार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में किसी किस्म की मुदाखलत करनी है कानून के जरिए तो उसका एक ही तरीका है, वो आइन। आइन के जरिए आप कर सकते हैं, नॉर्मल कानून के जरिए कर ही नहीं सकते। ये जो बिल पेश किया गया है, इसको अगर आप देखें तो ये बिल ऐसा है जो कि एक नॉर्मल कानून की तरह पेश किया जा रहा है, जबकि इसमें आईनी तरमीम होनी चाहिए। मैं आपको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहता हूं कि अगर हम ये इस किस्म का कानून पास करेंगे, अगले 15-20 दिन में ये कानून को कलअदम करार दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने भी ट्वीट के जरिए रद्दअमल दिया और कहा कि पाकिस्तान की असास पर हमलावर हैं जो आइन और कानून की हुक्मरानी पर उस्तवार है, इंतखाबात से इस हद तक खौफजदा हैं और अपने सजा याफ्ता मुजरिम कायदीन को बचाने के लिए इस कदर बेचैन है कि दस्तूर कानून की हुक्मरानी की आखिरी अलामतों को मिटाने पर आमादा है। आज मरियम नवाज ने इमरान खान के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान की तारीख के पहले सर्टिफाइड आइन शिकन के मुंह से आइन जैसी मुकद्दस शय का नाम लेना भी घिनौना मजाक है। बात यह है कि वो साजिश जो तुमने नए सहूलतकारों की मदद से तैयार की थी वो पकड़ ली गई है। मुल्क, रियासत और इदारे तुम जैसे दहशतगर्द और फितने के हुक्म पर नहीं चल सकते। अब चुप करके बैठ जाओ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कुछ तरामीम के साथ मंजूर हुआ है। इन तरामीम में 184(3) के तहत दिए गए असखुद नोटिस केस में अपील का हक भी शामिल है। इन तरामीम के बाद नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन भी मुस्तफीद हो सकेंगे और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से इन सियासतदानों को सजा दी गई, इसकी वजूहात इंतहाई कमजोर थी, वो अपील में जाने के बाद खत्म हो सकेंगे। मरियम नवाज तो कब से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही थी और अपील का हक मिलने के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मसला हल होता हुआ दिखाई भी महसूस हो रहा है। मरियम नवाज गुज़श्ता रोज कसूर जलसे से खिताब करते हुए कह रही थी कि अब सहूलतकारों की नहीं चलेगी, बल्कि सहूलतकार खुद जाएंगे और नवाज शरीफ वापस आएंगे। ये नहीं होगा कि सहूलतकार आएंगे और नवाज शरीफ जाएगा। अब ये होगा कि सहूलतकार जाएंगे और नवाज शरीफ वापस आएगा इंशाल्लाह। ऐसा महसूस हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के सहूलतकार समझे जाने वाले अफराद एक एक करके रुखसत हो रहे हैं और एतराफात कर रहे हैं। जो बाकी मौजूद है वो भी दबाव का शिकार है और अफवाहें हैं कि जल्द या बदेर वो भी अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। अब कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन पर यह समाअत फिर होगी। कल सुबह 11:30 बजे का वक्त दिया गया है। ये 4 रुकनी बेंच है। आज से पहले जिस वक्त की समाअत का आगाज हुआ था, बेंच 9 अरकान पर मुश्तमिल था। 2 जजेस के रिक्यूज करने के बाद यह बेंच 7 अरकान पर गया और 7 अरकान के बाद जब 2 मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान ने अपना मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर छोड़ा तो चीफ जस्टिस ने बेंच को रिकम्पोज किया और रिकॉम्पोजिशन के मुताबिक ये बेंच सिमटकर 5 अरकान पर मुश्तमिल हो गया। इन 5 जजेस में से जस्टिस जमाल मंदोखेल ने नुक्ता एतराज़ उठाया, अपने इख्तलाफी नोट पर डटे रहे, उसकी वजाहत भी दी। लेकिन आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जब खुद को बेंच से अलग कर लिया है तो कुल 4 जजेस हैं। एक तरफ ऑपोजिशन PDM की जमातें और बार जो है वो फुल कोर्ट का मुतालबा कर रही थी, लेकिन फुल कोर्ट की बजाय ये बेंच हर रोज सुकड़ रहा है। यानी 9 से 7, 7 के बाद 5 और अब 4 मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान इस केस का फैसला करेंगे। अब अगर 4 जजेस इस केस का फैसला करते हैं तो उस फैसले की आईनी हैसियत क्या होगी? क्या तमाम फरीकैन को यह फैसला काबिल कबूल होगा? यकीनन इस वक्त अदारे के ऊपर भी दबाव है और यह दबाव सिर्फ सियासी हलकों की तरफ से नहीं है बल्कि खुद इदारे के अंदर से है। यूं लग रहा है कि जैसे हाउस इन ऑर्डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने ही जजेस जो हैं इस वक्त बेंच की कॉम्पोजिशन पर सवाल उठा रहे हैं, खुद को बेंच से अलहदा कर रहे हैं और बड़े संजीदा नौयत के, बड़े जिनकी लीगल ग्राउंड्स हैं वो सवालात उठाए जा रहे हैं। अब कल जब समाअत का आगाज़ होगा तो क्या जिस तरह आज समाअत के लिए 11:30 बजे का वक्त दिया गया था, 12 बजे के बाद भी ये समाअत शुरू नहीं हुई और अचानक से पता चला कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो इस बेंच का मज़ीद हिस्सा नहीं रहेंगे। अब कल क्या इस समाअत का आगाज़ भी हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जिस 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया है कि 184(3) की जुरिस्डिक्शन और ऐसे तमाम तर जो सिलसिला कार है, लीगैलिटीज़ है, उन केसेस को टेकअप नहीं किया जा सकता, उनको मजीद नहीं सुना जा सकता। जिसके बाद जवाब बनाते हुए जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस बेंच से अलहदा हुए हैं। तो क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की इस जजमेंट के बाद अगर ये केस चलता है तो क्या उसके कोई लीगल इम्प्लीकेशंस होंगे? क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? और उससे पहले भी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फैसला 4-3 का है या 3-2 का है, ये अभी तक तय नहीं हो सका। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है? ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का मंजर आम पर ना आना
सामने ना होना जिस पर तमाम जजेस साहिबान के दस्तखत होते हैं, क्या ये इटसेल्फ ये फ्लॉ नहीं है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के पार्ट पर मिसकॉन्डक्ट नहीं है? यकीनन ये सवाल भी उठेगा। आने वाले दिनों में यूँ दिखाई देता है कि बहरान थमने की बजाय मजीद गहरा होता चला जाएगा, और अगर ये यूं ही गहरा होता है तो बड़े इंपॉर्टेंट यानी संजीदा नौयत के जो फैसले हैं क्या वो खटाई में पड़ जाएंगे? वो उनका हल क्या होगा? क्योंकि सियासतदान एक तरफ दस्तों-गिरेबां हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सियासी मसाइल के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हुए, लेकिन लग ये रहा है कि बजाय इसके कि वो सियासी नौयत के मामलात का हल तलाश किया जा सके, वो बहरान थमे खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा बहरान सर उठा रहा है कि जो माजी की सियासी तारीख की तरफ ले जाता है। इस वक्त जस्टिस सज्जाद केस की बात होती रही, फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ के अंदर जिस तरह जजेस के अंदर डिवीजन रही, आज फिर एक बार जस्टिस काजी फाइज ईसा के इस फैसले के बाद ये डिवीजन मजीद गहरी हो गई है। इस वक्त सीनियर कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस पिटीशन को जो 2 सूबों में इंतखाबात से मुताल्लिक है सुनने के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था, 9 के बाद 7, 7 के बाद 5 और अब ये बेंच सिमट कर 4 मौजूद जजेस साहिबान पर मुश्तमिल है। फरमाइएगा कि ऐसे वक्त में जब एक फरीक की तरफ से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया जा रहा था, फुल कोर्ट नहीं बना, उल्टा बेंच सिमट कर 4 मौजूद जजेस साहिबान तक आ गया है, क्या इस फैसले की कोई आईनी हैसियत होगी फिर, या इसको मानेगा कोई? फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का होगा, और देखना ये होगा कि इससे पहले 4 जजेस एक फ़ैसला कर चुके हैं 3 के मुकाबले में, अब सिर्फ 4 रह जाते हैं, वो कितना क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो रुझान है वो किसी सेटलमेंट और कंप्रोमाइज़ की तरफ नहीं है, वो सूरत को और एग्रीवेट कर रहा है और बढ़ा रहा है। अगर पहली दफ़े जब ये सुप्रीम कोर्ट पे ये डिमांड हुई थी कि फुल कोर्ट पे रेफ़र कर दें, उसका मैटर था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का था, उसके बाद फिर 63A का आया, लेकिन ये कभी नहीं भेजा गया, पता नहीं क्यों। और अगर ये सारे इश्यूज़ को बना के एक दफ़े भेज दें फुल कोर्ट को तो ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे, वरना 5 अक्टूबर भी गुजर जाएगी, ये मुकदमेबाजी चलती रहेगी। रिजवी साहब, फुल कोर्ट तो नहीं बन रहा है। आज हमने देखा कि समाअत के लिए 11:30 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन 11:30 बजे पर भी समाअत शुरू नहीं हुई। 12 बजे ये पता चला कि एक जज साहब ने अपने आप को इस बेंच से अलहदा कर लिया है। कल 11:30 बजे का वक्त दिया गया कि 4 जजेस साहिबान इस केस को सुनेंगे। कल भी आपको समाअत होती हुई दिखाई दे रही है, या कल एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और हाउस के अंदर से आवाज उठेगी? कल देखे ना, कल 11:30 बजे का मतलब है कि 11:45 बजे तक बैठेंगे और इन्हें 12:30 बजे नमाज के लिए उठना होगा, या फिर नमाज के बाद बैठें 2 बजे। कल भी कोई कार्रवाई तो नहीं हो सकती है, बेंच के कॉन्स्टिट्यूशन पे ही बात होती रहेगी, तो मैं नहीं समझता कोई फ्रूटफुल हियरिंग होगी कल। नहीं, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि अब जो बाकी बांदा बेंच है यानी 4 जजेस हैं वही इस केस को आगे लेकर चलेंगे। क्या इस बेंच को दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है अभी? 4 में भी एक जज बार बार ये कह रहे हैं कि फैसला 4 का है या 3 का है। आप देखें जमाल मंदोखेल साहब बार बार ये बात कह रहे हैं कि 4-3 है या 2-3 है, पहले इसका फैसला हो फुल कोर्ट में। लेकिन रिजवी साहब, एक सवाल और भी है ना कि बेंच की रिकॉम्पोजिशन जस्टिस काजी फाइज ईसा के कल के फैसले के बाद दोबारा हो सकती है, जिसमें रोका गया है मजीद आगे चलने से, तो इसी वजह से जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बेंच से अलहदा किया खुद को, तो क्या रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस वक्त चीफ जस्टिस बेंच को? नहीं, मैं नहीं समझता कि वो कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है। उसमें उनका एक सजेशन था कि जब तक ये रूल्स फ्रेम ना हो जाएं उस वक्त तक प्रोसीडिंग्स को डेफर किया जाए। रूल्स फ्रेम होना कोई 1-2 दिन 3 दिन की बात नहीं है, इसमें टाइम लगता है। पहला भी 1980 में जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स बने थे वो भी 3 साल 4 साल की मेहनत के बाद बने थे। सार फुल कोर्ट बैठती है और उस पर आप जब देखेंगे 16-17 सुप्रीम कोर्ट के जज एक जगह बैठ रहे हैं, कितनी आवाज़ें होती हैं, कितने सजेशंस आते हैं, कितने ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूर हो सकता है कि ये इश्यूज़ जो हैं
जो अभी उभर रहे हैं, इस पे इन इश्यूज़ को तश्कील दी जाए चीफ जस्टिस साहब और फुल कोर्ट के सामने पेश कर दें, तो वो है 8-10 दिन में कोई फ़ैसला हो जाए तो हो जाए, वरना रूल्स फ्रेम होना, मैं नहीं समझता कि सब काम छोड़ के सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए सुबह से शाम तक रूल्स बनाने। लेकिन फुल कोर्ट अगर बनाना होता तो बहुत देर पहले हो जाता। आपको लग रहा है कि अभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो फुल कोर्ट बना दे, या इन्हीं 4 जजेस के साथ ये समात आगे चलेगी? उम्मीद पे दुनिया कायम है हुजूर, हम तो पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखे थे, क्या क्या कुछ नहीं किया था। अब यही सोचते हैं कि कहीं से लोगों का ईगो ख़त्म हो, अकल आए, समझ बूझ आए, सेटलमेंट का अप्रोच जहन में आए और फुल कोर्ट बने ताकि ये हमेशा के लिए हो, वरना तो ये वही हाल मुझे नज़र आ रहा है 97 में। ये भी बड़ा तकलीफ दे पहलू है कि 97 में जब सज्जाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस थे और जमल मियाँ साहब सीनियर प्यूनी जज थे, उस वक्त भी आप देखें कि इश्यूज़ चले थे, लेकिन एक एडवांटेज जो हमें हासिल था वो ये था कि लॉयर्स की कम्युनिटी यूनाइटेड थी। अब वो सूरत हाल नहीं है। अब पाकिस्तान बार कौंसिल का अपना एक स्टैंड है, सुप्रीम कोर्ट बार का अपना एक स्टैंड है। ये भी बड़ी तकलीफ दे बात हो रही है कि दोनों एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे, और उसी वजह से वो खलीज जजों में भी बढ़ती जा रही है। तो रिजवी साहब, ये तो बड़ी तकलीफ दे और नुकसानदेह भी है एट द सेम टाइम। आप 97 की तारीख को रिपीट होते हुए देख रहे हैं? हो रही है रिपीट। आप क्या समझ रहे हैं कि आप देखते हैं कि हर दफ़ रोज़ कोई ना कोई बेंच का एक मुख्तलिफ फैसले आते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। वो उसको नहीं मानता, वो उसको नहीं मानता, वो कहता हम फैसला करेंगे, हमारे घर का मसला है। घर का किसी का मसला नहीं है, पूरी कौम का मसला है। मैं वाज़ेह कर दूँ अपने जुडिशरी के मेंबरान से कि ये कि आपके घर का नहीं है, ये कौम का मसला है। आपके फ़ैसलों से हम मुतासिर होते हैं, पूरी कौम मुतासिर होती है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा फ़ैसला है? इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा एट अ लार्जर फोरम, वरना फिर पूरी कौम इसको सज़ा भुगतेगी। सब 97 में जो कुछ हुआ था उसके नतीजे में जस्टिस सज्जाद अली शाह को घर जाना पड़ा था। क्या आज भी वैसी सिचुएशन है कि खुदा न खास्ता चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेटली अपने ही इदारे के प्रेशर पर घर जाना पड़ जाए? कुछ फोरकास्ट नहीं किया जा सकता। अल्लाह बेहतर करे, दुआ करें कि अल्लाह बेहतर करे। लेकिन अगर ये ईगो की लड़ाई चलती रही तो फिर इदारा भी सफ़र करता है, कौम भी सफ़र करती है और बहुत नुकसानदेह होगा। तो इस सारे मसले का हल क्या है? आज भी ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात की, कहा कि 7 वाली इमारत जिसका नाम पार्लियामान है, सियासत वहाँ होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सियासत यहाँ हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सियासत हो रही है, अब इसके आगे बंद कैसे बांधा जाएगा? बंद तो वही लोग बांधेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे। मैं और आप नहीं बांध सकते। जो लोग अंदर बैठे हैं उन्हें बंद बांधना है, उन्होंने सीमेंट लगाने हैं, उन्होंने बोरियां रखनी है रेत की। मैं और आप नहीं कर सकते। हम सिर्फ प्रेशर डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, उसमें भी मुझे बार का सबसे अहम रोल होता है। आप देखें 97 में भी बार, सुप्रीम कोर्ट बार ने, पाकिस्तान बार कौंसिल ने मिल के एक जद्दोजहद की थी और सेटलमेंट हुआ था। और ये दो कॉजलिस्ट इशू होती थी एक वक्त में, एक सीनियर प्यूनी जज के ऑफिस से, एक चीफ जस्टिस के ऑफिस से, मुख्तलिफ बेंचेस बनती थी। इस पे सारी चीज़ों पे प्रिवेल किया था सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल ने। आज वो हमें क़ुव्वत नहीं मिल रही है, वो स्ट्रेंथ हमारे पास आज नहीं है, वो यूनिटी हमारे पास नहीं है। ये बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो रही है। ये सब लास्टली आज तक कोई मेंबर जी मैं ये कह रहा हूँ, आज तक कोई मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल का या सुप्रीम कोर्ट बार का जाके जजों से मिला नहीं है कि भाई क्या आपका प्रॉब्लम है, क्या मसला है, ये क्यों नहीं हो रहा है। बयानबाजी और कॉन्फ्रेंस और रेजोल्यूशन से ही हल हो रहा है।
आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अगर जजेस अक्सरियत की बुनियाद पर कोई इंतहाई इकदाम उठाना चाहें या फैसला लेना चाहें तो ले सकते हैं? वो बेहतर नहीं होगा। मैं समझता हूँ अगर किसी को फैसला लेना है, चाहे अक्सरियत हो चाहे अक़लियत हो, कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए। सिर्फ अपनी क़ुव्वत के मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए किसी ग्रुप को भी, उसको आइन और लॉ को फॉलो करना चाहिए, तब तो मसला हल होगा। वरना ये कुछ दिन के लिए दब जाएगा, फिर उठेगा, किसी न किसी सूरत में सर उठाएगा। तो एक दफ़े कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को सामने रख के इसको डिसाइड किए जाएं इश्यूज़ को। ठीक, आज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू को वापस लेने की हिदायत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर कानून को दी और वो रिव्यू वापस लिया जा रहा है। ये कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है एट दिस पॉइंट इन टाइम, इतने अहम मोड़ के ऊपर? ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसमें बार एसोसिएशंस का मुस्तकिल एक कंसेंसस स्टैंड है कि ये विड्रॉ करें। क्यूरेटिव पिटिशन का कोई प्रोविज़न ही नहीं है, ना आइन में ना सुप्रीम कोर्ट रूल्स में। इंडिया में है, इंडिया में नए 2-3 साल पहले बने हैं इंडिया सुप्रीम कोर्ट रूल्स, उसमें उन्होंने ये क्यूरेटिव रिव्यू के प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया है। पाकिस्तान में नहीं है ये ज़बरदस्ती जस्टिस काजी फाइज ईसा के सर पे तलवार बांधने के लिए उस वक्त की हुकूमत ने, उस वक्त के लॉ मिनिस्टर ने ये किया था। ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना चाहिए, बहुत पहले इसको विड्रॉ हो जाना चाहिए था। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रशीद रिजवी साहब आपके वक्त के लिए। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी हमारे साथ मौजूद थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू इस हुकूमत ने वापस लेने का फैसला किया है। ये रिव्यू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लिया था और रेफरेंस भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ बनाया था। ये क्या मामला था और उसमें कैसे बयानिए भी बदले गए तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरफ से, इस पर तफसीलन बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। यू टर्न कई बार गले भी पड़ जाते हैं, कई बार चालें ऐसी उल्टी पड़ती हैं कि मोहरे भी साथ छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसी ही एक चाल और इसके अंजाम से आपका तारुफ कराते हैं। ये केस है जस्टिस काजी फाइज ईसा बमुकाबला खान साहब। आज हुकूमत और अदालतों के बीच जो एतमाद की कमी है, इसके पीछे ये एक केस भी बहुत बड़ी वजह है। आज अदलिया के अंदर भी जो इंतशार की कैफियत है, इसके पीछे भी ये केस एक बड़ी वजह दिखाई देता है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दे दिया है। ये खुशाइंद है क्योंकि कमज़ोर बेबुनियाद वजूहात पर क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस दायर हुआ था और जिन लोगों ने ये रेफरेंस दायर किया था वो या तो मुंह छुपाते फिर रहे हैं या माफिया मांगते फिर रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का मामला मई 2019 के अवाखिर में सामने आया। मई 2019 से जून 2020 तक ये मामला तकरीबन 13 माह तक चला, जहां सुप्रीम कोर्ट में इस केस की 40 से जायद समातें हुई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदर मुमलिकत की जानिब से भिजवाए गए रेफरेंस में जस्टिस काजी फाइज ईसा पर यह इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने बरतानिया में अपनी उन जायदादों को छुपाया जो मुबैना तौर पर उनकी बीवी और बच्चों के नाम है। सदारती रेफरेंस में असासों के हवाले से मुबैना इल्जामात आयद करते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की इस्तदा की गई थी। बाद 29 अप्रैल 2021 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मजीद कार्रवाई न करने का फैसला किया था। तफसीली फैसले में कहा गया था कि सदर मुमलिकत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे और रेफरेंस दायर करने का तमाम अमल कानून और आइन के खिलाफ था। अदालती फैसले में कहा गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और अहले खाना का टैक्स रिकॉर्ड हुक्काम ने गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया, ताहम पीटीआई हुकूमत ने काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस दायर किया था जो मौजूदा हुकूमत ने वापस ले लिया। यूं ही रेफरेंस आज अपने इख्तिताम को पहुंचा है। जब खान साहब से इस रेफरेंस के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि उस वक्त की वजारत कानून यानी फरूख नसीम ने हमें कहा था कि ये रेफरेंस लाया जाए। मैं इस हक में नहीं था, ये हमारी गलती थी, रेफरेंस हुकूमत नहीं लाती। हमने उस वक्त भी बहुत बातचीत की, वजीर कानून चाहते थे कि ये लाया जाए। यानी खान साहब की बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि उनका वजीर कानून ही उन्हें डिक्टेट करता रहा। खान साहब के बार बार मना करने के बावजूद उसने रेफरेंस दायर कर दिया। सिर्फ यही नहीं, बिल्कुल इसी तरह सदर साहब ने भी अपनी गलती को तस्लीम किया। यानी इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने तो गलती तस्लीम की, लेकिन साबिक वजीर कानून फरूख नसीम का बयान इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो दावा करते हैं कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर वजीर आज़म इमरान खान ने इसरार किया था। कोई जातियात, कोई मुखालफत ज़ाती तौर पर न काजी फाइज ईसा साहब से है न किसी से।
और अगर केस आज 1 महीने के लिए जाएगा तो आप वापस बताएंगे? आपको पता है इसके बारे में? अब रेफरेंस का मसला तो हल हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि अदलिया के बीच फूट की बुनियाद किसने डाली? किसने एक झूठे केस में काजी फाइज ईसा को अपने ही फेलो जजेस के सामने करप्शन के केस में 2 साल तक अदालतों के चक्कर लगवाए? काजी साहब के खिलाफ क्या खेल खेला गया? खेलने वाला कौन था? इसका जवाब कौन देगा? यकीनन आने वाले दिनों में ये बहुत सारे सवालात हैं जो मजीद गहरे होते चले जाएंगे, सर उठाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज है और जस्टिस उमर अता बंदियाल के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम हुकूमत की जानिब से ये क्यूरेटिव रिव्यू वापस लिया जाना यकीनन बड़ा सिंबॉलिक भी है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इमरान खान के खिलाफ नाअहली का एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, टीरियन वाइट केस। इस केस में आज फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से किया गया है कि काबिल समाअत है या नहीं है। इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। टीरियन वाइट को कागजात नामजदगी में जाहिर ना करने पर इमरान खान को नाअहल करने की दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं, फैसला महफूज हो गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में लार्जर बेंच दरखास्त की समाअत कर रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी बेंच में शामिल हैं। आज दरखास्त गुजार शहरी मोहम्मद साजिद के वकील हामिद अली शाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, जबकि इमरान खान के बान अकरम राजा और अबूजर सलमान भी अदालत में पेश हुए। दरखास्त गुजार के वकील का कहना था कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में दिए गए बयान हल्फी में अपनी बच्ची का नाम जाहिर नहीं किया। इमरान बतौर पार्टी सरबराह भी नहीं रह सकते। इमरान खान की नाअहली के लिए तमाम हकाइक पिटीशन में दर्ज हैं। इमरान खान ने पिटीशन में जिक्र किए हकाइक का जवाब नहीं दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान ने ना इनकार किया ना कुछ माना। अभी तक अदालत में पिटीशन काबिल समाअत होने के हवाले से सुन रहे हैं। वकील हामिद अली शाह का कहना था कि इमरान खान ने बुशरा बीबी, कासिम और सुलेमान का जिक्र भी बयान हल्फी में किया। इमरान खान ने कहा कि 2 बेटे अपनी मां के साथ रहते हैं और वो फाइनेंशियली जेर कफालत नहीं है। टीरियन की भी शादी नहीं हुई। इस्लामिक लॉ में वो जेर कफालत होती है। दरखास्त गुजार के वकील का कहना था कि पार्टी सरबराह के खिलाफ भी पिटीशन काबिल समाअत है। अदालती फैसलों के मुताबिक झूठा बयान हल्फी देने वाला 62(1)(f) के तहत नाअहल होता है। अदालत ने सवाल किया कि अगर अदालत इस नुक्ते पर पहुंच जाए कि बयान हल्फी गलत था तो फिर क्या होगा। इस पर वकील हामिद अली शाह ने कहा कि फिर वो मेंबर असेंबली बनने और पार्टी हेड रहने से नाअहल हो जाएंगे। अदालत ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन का इस मुताल्लिक क्या मौक़िफ़ है। इस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि माजी में अदम सबूत की बिना पर इस किस्म की दरखास्तें खारिज हो चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि यह दरखास्त हमने सिर्फ काबिल समाअत होने की हद तक सुनी है। अगर काबिल समाअत हुआ तो केस आगे चलेगा, ना हुआ तो केस खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दस्तावेजात पेश करने की इजाजत देने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने कहा कि आपको अब इस वक्त याद आया है कि यह करना है। इलेक्शन कमीशन को इस रवैये पर भारी जुर्माना क्यों ना किया जाए। वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि हम सिर्फ बताना चाहते थे कि अदम सबूत पर हम ये केस खारिज कर चुके। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हम पहले फैसला करेंगे कि केस काबिल समाअत है या नहीं। अदालत ने इमरान खान की नाअहली का केस काबिल समाअत होने पर महफूज कर लिया है। गुज़श्ता रोज भी समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स सामने आए थे और कल समाअत में भी उस वक्त गर्मा गर्मी हुई जब DNA सैंपल से मुतालिक बात हुई, जिस पर इमरान खान के वकील ने DNA से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया। वकील सफाई का कहना था कि रियासत किसी से ज़बरदस्ती DNA नहीं ले सकती। DNA देने के हवाले से मुतासरा फरीक की मर्जी ज़रूरी होती है। इस केस में भी DNA उसी वक्त हो सकता है जब वो खुद चाहे। पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप किसी का ज़बरदस्ती DNA लेने का कहें। इमरान खान इस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, इसलिए पिटीशन काबिल समाअत नहीं है। सलमान अकरम राजा का कहना था कि पाकिस्तानी कानून किसी को बाहर से बुलाकर नहीं कह सकता कि DNA सैंपल दो। इस एक नुक्ते पर यह केस डेड एंड पर पहुंच जाता है और DNA सैंपल रेप केस की मुतासरा से भी ज़बरदस्ती नहीं लिया जा सकता है। DNA सैंपल देना एक रज़ाकाराना काम होता है और DNA को शवाहिद का हिस्सा बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मेरी इस्तदा पर दिया था। इस कानून के मुताबिक भी किसी से जबर सैंपल लेने पर पाबंदी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस का फैसला महफूज किया है कि काबिल समाअत है या नहीं है। देखते हैं कि इस केस में आगे क्या होता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।